बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, अपन जैसे स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, पहले तो ये कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, विद्युत क्या है। विद्युत एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके प्रभाव से आप महसूस कर सकते हैं, इसके इफेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपने देखिए कि दिखाई तो देगी नहीं कि विद्युत ऊर्जा है क्या, विद्युत ऊर्जा दिखाई देगी नहीं, उसके प्रभाव से आप महसूस कर सकते हैं। इसमें जैसे पहला इफेक्ट जैसे आता है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट मतलब गर्मी उत्पन्न करने वाला जो प्रभाव है वो गर्मी उत्पन्न करने का प्रभाव। अगर नाइक्रोम का तार लिया जाए, है ना, नाइक्रोम का अगर तार लेकर के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो गर्मी पैदा होगी। जैसे हीटर वगैरह होते हैं, हीटर प्रेस वगैरह है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होती है तो गर्मी उत्पन्न होगी। और इसी प्रकार से एक दूसरा है लाइटिंग इफेक्ट। लाइटिंग इफेक्ट आता है आपका प्रकाशीय प्रभाव। प्रकाशीय प्रभाव मतलब टंगस्टन, टंगस्टन एक धातु है, जैसे बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है टंगस्टन, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो प्रकाश उत्पन्न होगा। ऐसे ही इसका एक इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब चुंबकीय प्रभाव। अगर तांबे के तार की जो कॉइल लें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो मैग्नेट उत्पन्न होगा। तांबे के तार की कॉइल बना दें तो उसमें चुंबक उत्पन्न हो जाएगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, लाइटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, और एक चौथा जो इफेक्ट होता है वो आपका केमिकल इफेक्ट। जिसके अंदर होता है आपका सेल और बैटरी। ठीक है, रासायनिक प्रभाव से भी विद्युत ऊर्जा आपको मिलती है। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो आप विद्युत क्या है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इसके प्रभाव से आप महसूस कर सकते हैं। ये इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट है, लाइटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है और केमिकल इफेक्ट है। इनके द्वारा आप इसके महसूस कर सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। अब कितनी मात्रा में है ये आपको पता करना है कि कितनी मात्रा में है। हीटिंग इफेक्ट तो हीट कितनी आएगी, लाइटिंग इफेक्ट में लाइट कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, इसकी सारी कैलकुलेशंस करनी है, वो सारी गणनाएं करनी है। तो इसमें मूल तीन चीज़ें होती हैं, एक तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है वोल्टेज, ठीक है, जिसको अपन V से इंडिकेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं विभव, वोल्टेज। विभव ये एक तरह का प्रेशर है, विभव मतलब वोल्टेज। दूसरी चीज होती है करंट, करंट जिसको I से इंडिकेशन होता है, जिसे हम धारा कहते हैं, विद्युत धारा। धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ठीक है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज होती है वो रेजिस्टेंस, जिसे R से इंडिकेशन देते हैं, R से प्रदर्शित किया जाता है, और उसका जो हिंदी में कहते हैं अपन प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। मूल रूप से ये तीन चीजें जो हैं ये इनका एक आधार है। इन आधार से ये सारे जितने भी जो इफेक्ट होते हैं इसकी कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है, और आगे पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी जो इस पर निर्भर करती है वो है आपका वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इनका क्या क्या संबंध होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, ये तीनों बेसिक चीज़ें हैं। इनके बारे में अलग अलग इसकी जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं में जैसे वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। वोल्टेज इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक है। धारा इलेक्ट्रॉन के बहने की गति, और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉनों के बहाव में आने वाली रुकावट या बाधा, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड हुई, इलेक्ट्रॉन पर, है ना, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। सारा जो है वो आप पहले परमाणु, पिछली कक्षाओं में आपने 9वीं 10वीं में आपने पढ़ा तो होगा परमाणु। परमाणु में
वह छोटे से छोटा कण जिसमें और अधिक न तोड़ा जा सके परमाणु कहलाता है। उसके अंदर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो नाभिक में फिक्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक का इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, दूसरे में डाल दिया, तो वो आपका चार्ज हो गया, आवेश, और उस आवेश से ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दूसरे में शिफ्ट कर दिया, तो वो आपका चार्ज हो गया। तो जो एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो प्रेशर लगाना पड़ेगा, अपने आप तो निकलेगा नहीं। सामान्य अवस्था में हर एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, ये तो आपको मालूम होगा। माना है कि एक तांबे का तार है, तांबे का तार है ना, तांबे के तार के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, माना कि इसमें 29 हैं, वो तांबे का परमाणु क्रमांक मैं लिख रहा हूँ यहाँ 29 है, 29 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 29 ही होती है। जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, मतलब नॉर्मल अवस्था में, ये नॉर्मल अवस्था में कह रहा हूँ। जब इसके ऊपर वोल्टेज का प्रेशर लगता है, वोल्टेज प्रेशर है, ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे, मानना कि 1 या 2 कम पड़ गए, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा प्रेशर लगाया, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो अगर मान लो इसमें से 2 निकल गए तो कितने रह गए, शेष 27 रह गए, है ना। तो 27 तो इसके ऊपर माइनस है, और प्लस तो आपका 29 ही है, 29 ही प्लस रहेंगे ना। तो ओवरऑल ये परमाणु जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, ये परमाणु आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज हमें मिला कैसे, किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने से चार्ज मिलता है, ये आपको दिखाई देता नहीं है ना। तो चार्ज आया कैसे, तो परमाणु इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और वो निकालने के लिए जो प्रेशर लगता है वो काम करता है वोल्टेज। वोल्टेज है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक है। तो वोल्टेज की परिभाषा आपको समझ में आ गई। वोल्टेज को विभव कहते हैं, विभवांतर भी कहते हैं, और धारा, इसके बाद ही अपन पढ़ते हैं कि धारा, धारा क्या है। अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है, और 4 निकले, 6 निकले, इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो गति होगी, स्पीड, वोल्टेज बहुत ज़्यादा दे दिया आपने, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलेंगे, है ना। प्रेशर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो होंगे। तो जो गति होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की गति, वो होता है हमारा करंट। इलेक्ट्रॉन के बहने की जो गति है वो करंट है। तो वोल्टेज जैसे ज़्यादा कर दिए तो करंट भी ज़्यादा हो जाती है, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। वोल्टेज ज़्यादा कर दोगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगी, वोल्टेज कम कर दिए करंट भी कम हो गई। जैसे अभी ओम का नियम आपने देखा, ओम के नियम में किसी बंद परिपथ, बंद परिपथ मतलब सर्किट जिसमें करंट चल रही है, उस पर V इज प्रोपोर्शनल टू, ये समानुपाती का चिन्ह है। सम अनुपात, समानुपात को अलग अलग करके देखें, सम अनुपात V प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज बढ़ते हैं तो करंट भी बढ़ेगी, वोल्टेज कम होते हैं तो करंट भी कम होगी, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह जैसे बनाया सम अनुपात में, अपन अनुपात का चिन्ह जैसे ही हटता है किसी भी फार्मूले के अंदर, ये एक फार्मूला बन गया V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर मान लो शॉर्टकट में जैसे मान लो बोले, शॉर्टकट में अगर बोलना ओम का नियम क्या है, वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है, वैसे शॉर्ट में तो ये भी परिभाषा बन गई, और लिखना है तो V इज प्रोपोर्शनल टू I लिख दिया, वो भी एक परिभाषा बन गई अपने आप में, ठीक है। और थोड़ा विस्तार से देखें तो ये जब समानुपाती का चिन्ह अगर हटाया जाता है तो एक स्थिरांक लगता है, V बराबर, ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो ये R लगा, R कांस्टेंट है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब आपने गणित के अंदर पढ़ा हो, मैथमेटिक्स में तो आप जानते हैं कि अगर V ज्ञात करना है तो R इंटू आई कर दो या I इंटू आर कर दो, ठीक है। अगर मैं I पहले लिखता हूँ और R बाद में लिखता हूँ, बात एक ही है। 3 इंटू 4 करो, 4 इंटू 3 करो, बराबर ही है ना। तो आंसर तो उतना ही आएगा, I इंटू आर कर दिया। अगर मान लो इसी फार्मूले में अगर आपको I ज्ञात करना है
करंट का मान आपको ज्ञात करना है, करंट का मान आपको ज्ञात करना है, आई का मान। तो क्या करेंगे, पक्षांतर करते हैं ना, ये आर को पक्षांतर कर दो, इधर आर को पक्षांतर बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा, भाग लग जाएगा ना, ये आर है वो नीचे चला जाएगा, तो V बटे आर हो गया, ये इसका फार्मूला बन गया, है ना। अगर किसी सर्किट में आपको करंट का मान ज्ञात करना है तो I बराबर V बटे आर कर दो तो करंट का मान आ जाएगा। किसी सवाल के अंदर एक, दोनों, तीन चीजें हैं, तीनों में से दो दे रखी हैं, एक आपको ज्ञात करनी है, एक आपको कैलकुलेशन करना है। तीन चीजें हैं, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट, तीनों में से दो चीजें दे रखी हैं, तीसरी आपको ज्ञात करनी है, वो पक्षांतर करके ऐसे। आर निकालने के लिए, अब अगर आपको आर निकालना हो तो आर बराबर आई को पक्षांतर कर दो, V तो इधर है ही है, V बटे आई हो जाएगा, ये आई नीचे आ जाएगा, आर रह जाएगा, ये एक फार्मूला बन गया। और V निकालना है तो ये तो फार्मूला हो ही गया। अब आपके पास में ये कुल मिला के तीन फार्मूले हो गए। वोल्टेज निकालना हो तो निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको V का मान निकालना है, वोल्टेज का मान निकालना है, रेजिस्टेंस और करंट दो चीजें हैं आपके पास में, दोनों का गुणा कर दो, V का मान आ जाएगा। I का मान निकालना है, I का मान ज्ञात करना है, V का मान होगा आपके पास में, R का मान होगा तो V बटे R कर दो तो I का मान आ जाएगा। ऐसे ही अगर R का मान निकालना है तो V बटा I कर दो तो ये R का मान आ जाएगा। तो ओम का नियम से ये चीजें मिलती हैं आपको। ओम के नियम से क्या मिला, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस का आपस में संबंध है, और वोल्टेज का मान निकालना हो तब भी, करंट का मान निकालना हो तब भी, या आर का मान निकालना हो तो हम इस फार्मूले का उपयोग करके किसी भी सर्किट में आपको ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये तीन परिपथ बनाए हैं, है ना, तीन सर्किट, मतलब सर्किट है, परिपथ हिंदी में परिपथ कहेंगे, तीन सर्किट है। इसमें अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये स्विच खुला हुआ है तो इसको ओपन करेंगे, खुला परिपथ, खुला परिपथ। परिपथ के अंदर क्या होगा, एक तो जैसे ये बल्ब है, मतलब प्रतिरोध है, ये सोर्स है, बैटरी वगैरह जो लगा रखी है, और ये स्विच है। स्विच अभी खुला हुआ है, स्विच आपने ऑन कर दिया, स्विच आपने ऑन कर दिया, चालू कर दिया, तो ये आपका हो गया बंद परिपथ। जो ओम के नियम में, जो परिभाषा में जो लिखा हुआ है, ये बंद परिपथ। बंद परिपथ मतलब जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में करंट चल रही है, ऐसे यहाँ से करंट चलेगी, ऐसे जाएगी, यहाँ से वापस घूम के इस प्रतिरोध में से होकर के जाएगी, ये आपका बंद परिपथ हो गया। जहाँ से ये पूरा रास्ता तय करके इस प्रतिरोध में से हो करके फिर करंट जावे तो आपका ये क्लोज सर्किट, मतलब बंद परिपथ। अगर मान लो आपकी सप्लाई, मतलब विद्युत जैसे ही प्लस यहाँ से निकला है और इसमें से न जा करके न बाईपास हो जाए, है ना, बिना प्रतिरोध के जाए, बिना प्रतिरोध के जाए, वो आपका लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट, है ना, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, करंट जो है वो रेजिस्टेंस में से होके नहीं जाए और करंट सीधी बाईपास चली जाए, मतलब रेजिस्टेंस से सीधी पहले निकल जाए, और तो वो सीधे शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसमें बहुत हाई करंट होती है, अभी इसमें करंट सीधी यहाँ से निकलेगी और सीधी चली जाएगी, रेजिस्टेंस में जाएगी नहीं, तो ये आपका शॉर्ट सर्किट रहता है। सर्किट आपके खुला परिपथ मतलब ओपन सर्किट। अगर मान लो ये स्विच आपका ऑन है और यहाँ से तार टूट गया, ये ब्रेक हो गया यहाँ से, तो ये भी ओपन सर्किट कहलाएगा, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है, अगर मान लो ये बल्ब का फिलामेंट यहाँ से ब्रेक हो गया, बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो गया, तो भी आपको ओपन सर्किट कहलाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगी।
तो खुला परिपथ होता है, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, इसमें विद्युत धारा शून्य होगी, जीरो करंट। ओपन सर्किट में करंट का मान शून्य। क्लोज सर्किट जो रनिंग में आ रहा है, इसमें करंट का मान कितना होगा, I बराबर V/R। ठीक है, इसमें तो करंट चलेगी I बराबर V/R करके करंट चलेगी, और इसके अंदर बहुत ही हाई करंट होगी, अनंत, इन्फिनिटी, जिसका कोई वैल्यू, बहुत अधिक, अत्यधिक करंट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट है तो है, वो तो करंट अनंत हो गई, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, हजारों में, लाखों में। अब वो डिपेंड करता है आपकी बैटरी पे कि बैटरी कितने पावरफुल, सारी करंट उसमें बाहर चली जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट में बहुत हाई करंट जाएगी। ओपन सर्किट होगा, खुला हुआ होगा, चाहे स्विच खुला हो, चाहे तार टूटा हो, चाहे आपका बल्ब में कोई ब्रेक हो, तो वो ओपन सर्किट हो गया, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। हम अपर अध्ययन करें आगे कि बंद परिपथ में करंट कितनी जाएगी, कितने वोल्टेज है तो कितनी करंट जाएगी, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। तो अभी मैंने ये जो से लैंप लिया है, उस लैंप की जगह अपन प्रतिरोध, ये लैंप एक तरह से रजिस्टेंस ही है, तो अब मैं ये चिन्ह ऐसा बनाऊंगा आगे। ये R प्रतिरोध का जो इंडिकेशन है वो ये है। ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं, अपन खुला परिपथ है ही नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट भी नहीं है, खुला सर्किट भी नहीं है, आपके पास में है क्लोज सर्किट। अब यहाँ क्लोज सर्किट है तो इसमें करंट का मान, उसकी गणना आपको करनी है। मानना कि ये जो R का मान है, ये कोई सा भी एक मान रख देते हैं, 5 ओम है। 5 ओम प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम है। ओम का जो सिंबल है वो इस प्रकार से, ऐसे, ये बाल्टी की जो कड़ी है ना, उल्टी ऐसे, ये ओम रख दिया आपने। अब यहाँ वोल्टेज, माना कि यहाँ पर कितने वोल्ट की बैटरी है, ये माना कि 6 वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि एक सेल 2 वोल्ट का होता है। मैंने यहाँ पर 3 सेल बनाए हैं, तो थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये 6 वोल्ट है, मैंने ये 6 वोल्ट ही लिख दिया। ठीक है, 6 वोल्ट, इसमें बैटरी के जो वोल्टेज हैं, रेजिस्टेंस का मान माना कि 5 ओम रखा है, तो इसमें करंट का मान कितना होगा, I का मान आपको ज्ञात करना है। I बराबर V/R करना है। I बराबर V/R, तो V का मान 6, R का मान 5, तो कितना हो गया वैल्यू 1.2 है। फिर ये एम्पियर ऐसे लिखा जाएगा, तो इसमें जो धारा जो बहेगी वो 1.2 एम्पियर, ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है। करंट का मान इस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, तो एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस में जो कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये मान आपको निकालना है, तो इस प्रकार से निकाला जाएगा। अब हमारे पास में एक से अधिक प्रतिरोध हैं, अलग अलग प्रतिरोध हैं। हमने एक बल्ब नहीं लगाया, बहुत सारे बल्ब लगा दिए। ठीक है, घर के अंदर भी एक बल्ब नहीं है, 4-4 बल्ब लगा दिए। या आपके जो कोई साधन, गाड़ी है, गाड़ी में भी एक हेडलाइट है, एक टेल लाइट है, फिर आपको करंट निकालनी है। तो एक से अधिक रेजिस्टेंस है, तो उसको जोड़ने का तरीका, ठीक है, एक से अधिक अगर रेजिस्टेंस है, उनको जोड़ने के तरीके 2 होते हैं, एक तो सीरीज और एक होता है पैरेलल। ये तुमने एक रेजिस्टेंस का बताया। अब ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, तो उनको जोड़ना है, तो उसकी 2 विधियां हैं, एक सीरीज है और एक पैरेलल है, एक श्रेणी क्रम है और एक समानांतर क्रम है। अब अपन देखते हैं श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। ठीक है, ये फार्मूले आपको पक्का याद रखने ही है, इसके साथ इनका उपयोग तो होगा ही होगा। अब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ें। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसका जो स्टार्ट सिरा है, ये इसका एंड सिरा हो गया। इस एंड सिरे के साथ ही एक दूसरा वाला रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो ये दोनों जो हो गए वो सीरीज में कहलाएंगे। ये इनको कहते हैं अपन श्रेणी क्रम।
ठीक है। और इसके साथ तीसरा और जोड़ना है, तो पहले वाले का जो एंडिंग होगा इसके साथ अगर अलग जोड़ा जाए तो ये सीरीज ऐसे कैसे आगे बढ़ती जाएगी, तीसरे के एंडिंग के साथ चौथा वाला स्टार्टिंग, और फर्स्ट और लास्ट जो है ये फर्स्ट और लास्ट में अगर आप सप्लाई दो तो ये कहलाता है सीरीज। मतलब पहले का एंडिंग है दूसरे के स्टार्ट से जोड़ दिया, फिर वो एंडिंग, फिर ऐसे जोड़ते गए। और तो ये इसमें माना कि ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है। इस प्रकार से प्रतिरोध अलग अलग जोड़ दिए तो टोटल रेजिस्टेंस इन सब की एक साथ सीधी जोड़ होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 बराबर टोटल R, ऐसे निकाला जाएगा कुल प्रतिरोध। उसके बाद आपका वो जो ओम वाला फार्मूला है ना वो लगाना है, पहले इन सब की जोड़ करके फिर वो फार्मूला जो आपने पहले पढ़ा है वो आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके वोल्टेज जाएंगे। तो ये तो आपका हो गया श्रेणी क्रम। अब समानांतर क्रम में क्या होगा, समानांतर क्रम में जैसे एक रेजिस्टेंस ये जैसे ले लिया, इसका जो पहले वाले के साथ ही दूसरा रेजिस्टेंस और जोड़ दो, इसके साथ ही जोड़ दिया, मतलब पहले वाले के स्टार्ट के साथ भी जोड़ दिया दूसरा, दोनों आपस में समानांतर जुड़े हुए हैं। इसी के साथ फिर तीसरा और जोड़ना है तो ऐसे जोड़ दिया, चौथा और जोड़ना है तो इसी के साथ चौथा और जोड़ दिया, और लास्ट में ये इन दोनों से आपने सप्लाई दे दी। तो ये हो गया आपका समानांतर क्रम। ठीक है, ये R1, R2, R3, R4, इसका अगर टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाएगा तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इस प्रकार से करके टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाएगा। ये टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपका जो ओम का नियम है वो ओम का नियम लागू करना है, उसमें जो फार्मूला है